चलो बच्चों, आज हम लोग शुरुआत करते हैं कूलम्स लॉ का। जो मैंने फर्स्ट कैटेगरी की पे सवाल कराए थे, जो कि बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिकल फिगर्स थे। मैंने आपको उस पर कराया था कि अगर ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो या सर्कल हो, इस पे क्वेश्चंस कराए थे। अब नेक्स्ट जो सेकंड कैटेगरी है, जो कम्प्लीटली हम लोग मैकेनिक्स से जोड़ेंगे। मैकेनिक्स में अब इसको हेडिंग डाल लीजिए सेकंड कैटेगरी 2, सेकेंड कैटेगरी। तो सेकेंड कैटेगरी में आपका देखिए कौन कौन से चैप्टर को मैं लिंक कर रहा हूँ। सबसे पहले काइनेमेटिक्स, फिर आपका एनएलएम, फिर आपका फ्रिक्शन, फिर आपका यूसीएम और ग्रेविटेशन। इन चैप्टर्स को लिंक करता हुआ सवाल आपका, जैसे कि कूलम्स लॉ, और इन चैप्टर्स को लिंक करते हुए इनके कॉन्सेप्ट भी लगेंगे और कूलम्स लॉ के भी कॉन्सेप्ट लगेंगे। तो इनसे लिंक करता हुआ क्वेश्चन आपको करा। फिर थर्ड कैटेगरी में आपका वर्क और एनर्जी इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम होंगे। फिर आपका और आगे बढ़ेंगे हम लोग एसएचएम प्रॉब्लम होंगे, मैथमेटिकल प्रॉब्लम होंगे, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के प्रॉब्लम्स होंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस पे एक एक सवाल करते हैं कि कैसे काइनेमेटिक्स को लिंक करके हम लोग कूलम्स लॉ के सवाल को करेंगे। ठीक है, देखिए इसको। पहला सवाल ये है, एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन ये बेटा, क्वेश्चन आप समझते चलिए और नोट करते चलिए। दो चार्जेस हैं Q1 और Q2। ठीक, ये मान लीजिए Q1 है और ये Q2 है, जिनके बीच की डिस्टेंस है R1। ठीक, इसको हमने फिक्स कर दिया। इसको क्या कर दिया? फिक्स्ड। ठीक, इसका चार्ज जो है और इसका मास मान लीजिए इस बॉडी का क्या है? m है। और इसको रिलीज कर दिया। इसको जाहिर सी बात है, दोनों सिमिलर चार्ज है तो रिपल्सन होगा। इस पर फोर्स इधर लगेगा इस डायरेक्शन में, तो ये इधर मूव करेगा क्योंकि ये तो फिक्स है। इसको रिलीज कर दिया। ठीक, इसको जब आप रिलीज करेंगे तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये जब R2 डिस्टेंस पर पहुंचेगा, ये मान लीजिए डिस्टेंस R2 है। ठीक है, जब R2 डिस्टेंस मान लीजिए Q2 यहाँ पहुंच गया, तो उस टाइम पर इसकी वेलोसिटी बताइए क्या होगी। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ, क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वेलोसिटी ऑफ Q2 एट डिस्टेंस R2। क्वेश्चन ये लिख लीजिए, फाइंड वेलोसिटी ऑफ Q2 एट ए डिस्टेंस R2। ठीक, क्वेश्चन ये है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे हम लोग। मान लीजिए आप, इसको मैं सॉल्यूशन अब इसमें अलग कलर से करता हूँ। सपोज कर लीजिए यहाँ से किसी एक जनरल डिस्टेंस में मान ले रहा हूँ चार्ज यहाँ पर आया x दूरी पर। कितनी दूरी पे? x पे। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं x दूरी पर जब ये होगा तो फोर्स कितना होगा। ठीक है, देखिए फोर्स कितना होगा। क्वेश्चन आपने नोट कर लिया? नोट कर लीजिए, थोड़ी सी जगह और बनाइए। खैर इसे इधर सॉल्व करते हैं। फोर्स इस चार्ज पे कितना लगेगा? F = K Q1 Q2 अपॉन x²। ये हो गया फोर्स। ठीक है, अब आप एक्सेलरेशन निकाल लीजिए। इस पे फोर्स तो कैलकुलेट कर लिया, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करिए। A = क्या होता है? F/m। तो F की वैल्यू तो ऑलरेडी आपके पास है, K अपॉन m Q1 Q2 अपॉन x²। ठीक है, आप यहाँ देखिए एक्सेलरेशन ये फंक्शन ऑफ x है। ठीक है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं? क्लास 11th में आपको काइनेमेटिक्स वाले चैप्टर में पढ़ाया गया होगा। अगर एक्सेलरेशन ये फंक्शन ऑफ टाइम है तो एक्सेलरेशन को हम लोग लिखते हैं dv/dt। अगर एक्सेलरेशन ये फंक्शन ऑफ x है तो हम इसको क्या लिखते हैं? v dv/dx। तो एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं लोग v dv/dx = K अपॉन m Q1 Q2 अपॉन x²। ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से v dv = K/m Q1 Q2 1/x² dx। और इसको इंटीग्रेट कर लें।
लिमिट क्या होगी इसकी, देखिए यहाँ इधर वेरिएबल आपका क्या है x है और इधर आपका वेरिएबल क्या है v है। तो लिमिट कैसे देंगे, ध्यान दीजिए इसका। लिमिट लिखते समय आपको ध्यान देना है कि किस तरह से इसकी लिमिट लिखी जाए, ठीक है। अगर मैं इधर वेरिएबल x है आपका, तो देखिए यहाँ पे जब x पे होगा तो उस केस में इनिशियली ये कहाँ पे था, R1 पे था। तो R1 पे तो हमने इसको रिलीज किया था, उस समय वेलोसिटी क्या थी, R1 पे वेलोसिटी क्या है 0 और R2 पे आपको वेलोसिटी निकालनी है, तो इसकी वेलोसिटी मान लीजिए v। इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, इधर का इंटीग्रेशन क्या होगा v²/2 लिख लीजिए आप इसको। ये हो गया v²/2 और लिमिट हो गई 0 to v। इधर देखिए ये तो कांस्टेंट k/m q1 q2। इसका 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, देखिए यहाँ ये इसका इंटीग्रेशन मैं अलग से बता रहा हूँ, x⁻⁻2 dx ये है आपका, इसका मतलब ये हुआ। तो इस पर लगेगा फॉर्मूला x⁻n, तो ये हो जाएगा x⁻, फॉर्मूले में क्या होता है x⁻n+1/n+1, तो -1/-1 मतलब -1/x, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो -1/x R1 से R2। यहाँ नेगेटिव आ जाए साइन, वैसे तो आपने पढ़ा होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लेकिन अगर यहाँ इंटीग्रेशन में नेगेटिव आ जाए तो लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट कर सकते हैं। इधर आपका हो जाएगा v²/2, ये आपका गया k/m q1 q2 1/R1 -1/R2, ये आ गया आपका। तो देखिए अब यहाँ से v की वैल्यूज़ क्या होगी, इसके बाद देखिए यहाँ तो v की वैल्यूज़ आपकी हो जाएगी 2k/m q1 q2 विद इन ब्रैकेट 1/R1 -1/R2 और इसका अंडर रूट, ये इसका सोल्यूशन होगा, दिस इज द वेलोसिटी, ठीक। अब आप इसमें देखिए है क्या चीज़, कूलम्स लॉ तो सिर्फ इतना ही तो है k/q1 q2/x²। उसके बाद एक कम्प्लीटली काइनेमेटिक्स का सवाल हो गया क्लास 11th में जो आपने पढ़ा हुआ है कि कैसे इसको v dv/dx लिखेंगे, कैसे लिमिट देंगे और कैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। नोट करिए इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। अगला सवाल बेटा NLM से लिंक करता हुआ न्यूटन्स लॉ से। न्यूटन्स लॉ में आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, ठीक। इस वाले जो अभी हमने क्वेश्चन किया था इसमें क्या था, एक चार्ज फिक्स था और दूसरे चार्ज को हमने रिलीज कर दिया था, ठीक है। तो हमें उसका पूछा गया था कि बताइए इस समय इसकी वेलोसिटी R2 डिस्टेंस पे वेलोसिटी क्या होगी। अगले सवाल में हम लोग करते हैं बेटा, इस बार दोनों को रिलीज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए ये दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, ठीक है। या इसकी वैल्यूज़ को हम कुछ लिख देते हैं, या ये दो बॉडी ले लेते हैं A और B। ये इसका मास 2 kg है, इस पे चार्ज 2 कूलम है। इस बॉडी का मास 4 kg है, इस पे चार्ज 4 कूलम है, ठीक है। अब दोनों सिमिलर चार्ज है तो जाहिर सी बात है इस पर रिपल्सन होगा और ये इधर मूव करेगा और ये इधर मूव करेगा, ठीक। किसी टाइम पर इसकी वेलोसिटी मान लीजिए v = 10 मीटर पर सेकेंड है। तो क्वेश्चन ये फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बॉल ए। क्वेश्चन आपका है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बॉल ए, ठीक। कूलम्स लॉ जब मैंने आपको बताया था, पढ़ाया था, तो उस समय बताया था कि ये जो फोर्स होता है ये एक्शन रिएक्शन पेयर को फॉलो करता है। और आपको ये भी बताया था कि जब एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं तो वहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए NLM में आपने पढ़ा था इसके बारे में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाइए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या आपने पढ़ा है, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू
फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम जरा बताइए क्या होगा। इस बॉडी का मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू वी। इस बॉडी का मास कितना है 2 kg, 2 kg इंटू इसकी वेलोसिटी क्या है इनिशियली 0, प्लस दूसरी बॉडी का 4 kg इंटू वेलोसिटी 0। फाइनल क्या होगा, मान लीजिए किसी डिस्टेंस पे इनिशियली रहे हो, उसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं आपको। अब आपका सेकेंड पार्ट में फाइनल मोमेंटम लिखिए। इस बॉडी का वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करना है, तो मान लीजिए इसकी वेलोसिटी v है, तो ये आपका हो गया 2 इंटू वी प्लस इसकी वेलोसिटी दे रखी है 10 मीटर, तो m इंटू 4 इंटू 10 आपका हो गया। ठीक, इधर हो गया 0, इधर हो गया 2v प्लस 40, तो v इक्वल टू कितना आ गया -20 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी नेगेटिव आने का मतलब क्या हुआ, ये इधर जाएगा तो ये क्या होगा उसके अपोजिट होगा। इधर का डायरेक्शन पॉजिटिव तो इधर का डायरेक्शन क्या हो गया आपका नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो ये आपका वेलोसिटी निकल गया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम को यूज़ करता हुआ देखिए, इसमें कहीं से भी कूलम्स लॉ का ऐसा यूज़ नहीं था। तो किसी भी चैप्टर के साथ आप कूलम्स लॉ को लिंक कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को आप नोट करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फ्रिक्शन से लिंक करता हुआ क्वेश्चन, नेक्स्ट फ्रिक्शन पे। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि दो बॉडीज है, एग्जाम्पल आप कोई भी बॉल ले लीजिए या दो बॉडी कोई भी ले लीजिए। ये 5 ग्राम है, ये भी 5 ग्राम का है। ठीक, दोनों के मासेस क्या हैं सेम है और दोनों पे चार्ज भी सेम है, 10⁻⁻7 कूलम और इस पे है 10⁻⁻7 कूलम। ठीक, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर पे दोनों रखे हुए हैं। और ये किसी यूँ समझिए किसी टेबल पे है, ये दोनों बॉडीज़ किसी टेबल पे रखे हुए हैं। टेबल कैसा स्मूथ नहीं है, कैसा है वो रफ है। और क्वेश्चन में ये दे रखा है when they are in equilibrium, these two balls या these two body are in equilibrium, find the coefficient of friction, find coefficient of friction। बात समझ रहे हैं, म्यू निकालना है। ठीक है, सपोज कर लीजिए जैसे एक टेबल है, उसके सरफेस पे दो बॉल रख दिए गए और दोनों बॉल पे फोर्स तो इधर लग रहा है, तो जाहिर सी बात है इधर इनको चलना चाहिए। लेकिन अगर ये इधर नहीं चल रहा है, इसका मतलब कोई फोर्स इसको इधर से बैलेंस कर रहा होगा। और कौन सा फोर्स वो बैलेंस कर रहा है, इसको फ्रिक्शनल फोर्स बैलेंस कर रहा है। तो देखिए इसको सवाल को सॉल्व करते हैं। इस पे फोर्स इधर लगेगा, कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स Fe। और चूंकि ये इक्विलिब्रियम में है, कह रहा है कि बॉडी ए एंड बी, इस बॉडी को अगर ए नाम दे दें और इसको बी कह दें, दे आर इन इक्विलिब्रियम, तो इसका मतलब इस पे जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो इधर लग रहा होगा। F लिख देता हूँ इसका फ्रिक्शनल फोर्स। ये इक्विलिब्रियम तभी होगा जब फ्रिक्शनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों क्या कर जाए, बैलेंस कर जाए। दोनों को बैलेंस कर दीजिए, आपका म्यू आ जाएगा। तो देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स सिंस Fe इक्वल्स टू Ff, इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा K का मतलब 9 इंटू 10⁻9 Q1 Q2। देखिए Q1 की वैल्यू 10⁻7 और ये भी है 10⁻7, तो 10⁻7 इंटू 10⁻7 अपान r स्क्वायर। r की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10⁻2 मीटर हो गया और इसका स्क्वायर कर लेंगे। ये तो इलेक्ट्रिकल फोर्स हो गया। फ्रिक्शनल फोर्स कितना होता है याद है, फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है F इक्वल्स टू म्यू इंटू आर, या इसी को आप लोग पढ़ेंगे म्यू इंटू एन, एन इज द नॉर्मल रिएक्शन, या इसको ले सकते हैं म्यू एम जी। ठीक, तो म्यू तो आपको कैलकुलेट करना है। मास कितना दे रखा है 5 ग्राम, तो 5 इंटू 10⁻³ ये kg हो गया और g की वैल्यू आप रख लीजिए 9.8। ठीक है, यहाँ अननोन क्या बचा बेटा, सिर्फ म्यू। कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे, तो म्यू की जो वैल्यू जाएगी सॉल्व करने पर 0.18। आपको पता है म्यू का कोई यूनिट नहीं होता,
यूनिटलेस क्वांटिटी है तो इसकी वैल्यू जाएगी 0.18। नोट करिए सवाल को। तो देखिए इसको हमने नेक्स्ट पार्ट में इलेक्ट्रिक फोर्स या कूलम्बियन फोर्स और फ्रिक्शन को मिक्स करके ये सवाल था आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इस पे। अगला सवाल है, एक पहले यूसीएम पे सवाल कर लेते हैं एक, ठीक है। सवाल ये है यूसीएम का कि मान लीजिए एक चार्ज Q, सर्कल थोड़ा सा सही बने, क्वेश्चन ये है बेटा, एक चार्ज है Q और दूसरा चार्ज कैपिटल Q है जो इसको चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। कैपिटल Q मूव्स अराउंड द चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर O, जिसका रेडियस क्या है R, ठीक है। इस चार्ज Q है और इसका मास जो है M है। आपसे कह रहा है कि फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ चार्ज Q, इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करना। सर्कुलर पाथ पर है, जाहिर सी बात है, एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लगेगा उसी को हम क्या कहेंगे, इसका टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड कैलकुलेट करना। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। टाइम पीरियड T इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, 2 पाई, रेडियस इसका R दे रखा है, अपॉन वेलोसिटी। इक्वेशन बंद कर लीजिए इसको, ठीक है। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन आ गया। नेक्स्ट आपको पता है कि कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है तो इसका सीधा सीधा ये मतलब होगा कि वहाँ सेंटीपिटल फोर्स होगा। विदाउट सेंटीपिटल फोर्स सर्कुलर पाथ पॉसिबल नहीं होता है। एंड यू नो दैट सेंटीपिटल फोर्स इज नॉट a new kind of force, it is the name given to that force which is responsible for keeping the body on circular path। तो आपको यहाँ पता है कि सेंटीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। इसका मतलब ये हुआ सेंटीपिटल फोर्स Fc इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। तो देखिए मान लीजिए ये जो चार्ज है ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा था, ठीक है। तो सेंटीपिटल फोर्स इसका क्या हो जाएगा, mv²/r, और इलेक्ट्रिक फोर्स कितना हो जाएगा, k स्मॉल q कैपिटल Q k q1 q2/r², ठीक। r एक यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ से v² इक्वल टू आ गया k स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन क्या आएगा ये m/r, ठीक है। तो यहाँ से v की वैल्यूज कितनी हो जाएगी, या चलिए इस इक्वेशन की स्क्वायरिंग कर लेते हैं। तो t² इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई² r² अपॉन v², और v² की ये वैल्यूज आप यहाँ पुट कर दीजिए। तो ये आपका आ जाएगा 4 पाई² r² अपॉन v² का मतलब क्या हो गया, k q अपॉन mr। तो m इधर क्या ऊपर और r यहाँ आ गया, ठीक है। अब अगर k की वैल्यूज भी पुट कर दें हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, k की वैल्यूज क्या है बेटा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पुट करेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ जाएगा, 4 पाई यहाँ ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा 16 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट r, और ये r³ इंटू m, और होल अपॉन स्मॉल q इंटू कैपिटल Q। ये आपका आ गया t², ये आपका फॉर्मूला हो गया, या टाइम पीरियड हो गया। तो आप चाहें तो t की वैल्यू लिख सकते हैं, इधर अंडर रूट लगा दीजिए, तो जैसे चाहें आप ऐसे आंसर को लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस सवाल में देखिए आपने कूलम्बियन फोर्स और ये इधर आपका सेंटीपिटल फोर्स, ये यूसीएम से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को लिंक करता हुआ ये क्वेश्चन आपका, ठीक है। नोट करिए इसको। चलिए ग्रेविटेशन पे सवाल करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है नेक्स्ट ग्रेविटेशन। चलिए देखिए इस पे क्या है। सवाल ये है बेटा कि यहाँ पे एक बॉल है ए, इसका नाम क्या है, ए बॉल है, ठीक, जिसका मास आपको दे रखा है और इस पर चार्ज दे रखा है। इस पर मास दे रखा है इसका 9 × 10⁻⁵ kg,
ठीक है, और इस पे चार्ज दे रखा है Q 5 माइक्रो कूलम, ठीक है। अब इससे ठीक इसके ऊपर 2 सेंटीमीटर पर, कितने पे, 2 सेंटीमीटर पे एक दूसरा बॉल है B। कौन सा बॉल है ये आपका B, ठीक। क्वेश्चन ये कह रहा है व्हाट मस्ट बी द मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द बॉल B सो दैट बॉल A इज इन इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन क्या है लिखिए, व्हाट मस्ट बी मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ बॉल B so that ball A is in equilibrium, ठीक है। ए को इक्विलिब्रियम में रखना है, ठीक। जैसे आप ऐसे समझिए, यूँ समझिए इसको, देखो एक बॉल ए है और ठीक इससे दूसरा बॉल भी है, ये हवा में है ऐसे, ठीक। तो कह रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड और साइन क्या होना चाहिए जिससे कि ये इक्विलिब्रियम में हो। पहले इस पे देखिए कौन कौन से फोर्स लगेंगे, सॉल्व करते हैं इसको बेटा। देखिए इस पे आपका फोर्स लगेगा mg नीचे। अगर इस पे जितना mg नीचे लग रहा है उतना ही फोर्स इस पे ऊपर लग गया है तो बॉल ए क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, ये बैलेंस हो जाएगा आपका। अच्छा ये चार्ज दे रखा 5 माइक्रो, ये तो पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये चार्ज कैसा होना चाहिए, इस पे चार्ज का जो नेचर है वो कैसा होना चाहिए, नेगेटिव, माइनस होना चाहिए, नेगेटिव। ये नेगेटिव होगा तभी इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक। तो ये बैलेंस हो सकता है। इसका मतलब यह जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है और ये कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये दोनों बैलेंस होना चाहिए, तभी ये बॉडी किस में हो सकती है, इक्विलिब्रियम में हो सकती है, ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्यूशन, बॉल ए is in equilibrium if Fe equals to Fg। Fg का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स और Fe का मतलब इलेक्ट्रिकल फोर्स। Fe की वैल्यू देखिए क्या, कैसे निकालेंगे, K का मतलब 9 × 10⁹, Q1 Q2, इस पे मान लेते हैं चार्ज की जो वैल्यूज़ है वह है Q, ठीक। तो ये हो गया Q, दूसरा इस पे Q कूलम मान लेते हैं, ठीक है। और इस पे चार्ज कितना है, 5 × 10⁻⁶ कूलम, ठीक। Q1 Q2 अपान r², इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2 सेंटीमीटर, तो 2 × 10⁻²⁵ मीटर में हो गया, इसका स्क्वायर कर लिया। और ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा बेटा, mg, मास इसका दे रखा है 9 × 10⁻⁵ kg और g की वैल्यू रख ली 9.8। अब देखिए इसमें अननोन क्या बचता है आपके पास, सिर्फ q बचता है, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो जो q की वैल्यू जाएगी 7.84 × 10⁻12 कूलम, ठीक, ये वैल्यू जाएगी। तो इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए ग्रेविटेशन से लिंक करता हुआ ये सवाल, तो आप हर चैप्टर के साथ कूलम्स लॉ को जोड़ सकते हैं। ये था आपका सेकंड कैटेगरी, कैटेगरी 2 था। चलिए थर्ड कैटेगरी में आते हैं, वर्क पावर एनर्जी पे, जो इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स है। नोट कर लीजिए इसको। कैटेगरी 3 जिसको हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम, इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स। ये चीज आपने पढ़ा होगा क्लास 11 में, वर्क पावर और एनर्जी वाले चैप्टर में, ठीक है। आपने उसमें पढ़ा कि इक्विलिब्रियम दो तरह के होते हैं, 3 तरह के बेसिकली, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो बेसिकली ये उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस है।
और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, देखिए इसमें बेसिकली ये 3 क्वेश्चन का एक ग्रुप होता है, मतलब तीनों क्वेश्चन को साथ में कराएंगे तभी आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग कोशिश करते हैं कि एक एक क्वेश्चन को उसको 3 पार्ट में करके समझने की। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल 1 इसका क्वेश्चन ये है, एक चार्ज है Q और दूसरा चार्ज है 4Q। ठीक, आपका क्वेश्चन ये है, वेयर शुड द थर्ड चार्ज कैपिटल Q, यहाँ लिख रहा हूँ, वेयर शुड द चार्ज कैपिटल Q be placed on the line joining the two charge, on the line joining the two charge, such that capital Q is in इक्विलिब्रियम। ठीक, चार्ज Q को दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन पर कहाँ रखा जाए जिससे कि ये चार्ज कैपिटल Q जो है वह इक्विलिब्रियम में आ जाए। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। समझिए बेटा इसको, ये चार्ज कैपिटल Q को देखिए 3 सिचुएशन हो सकती है। एक तो यहाँ पे इधर बाहर की तरफ चार्ज Q को रख सकते हैं, इस पॉइंट को मान लेते हैं हम लोग ये समझने के लिए, यहाँ रख सकते हैं, या इस बीच में कहीं पे भी एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं B, यहाँ पे रख सकते हैं, और तीसरा एक बाहर पॉइंट इधर हो सकता है, यहाँ पे रख सकते हैं C। ठीक, समझते हैं कि कहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है, पहले तीनों का डिस्कस करते हैं। अगर यहाँ चार्ज ए पॉइंट पर रखते हैं तो देखिए इस चार्ज पे ये चार्ज किधर फोर्स लगाएगा, इधर, और ये 4Q की किधर लगाएगा, ये भी इधर। तो क्या ये इक्विलिब्रियम में हो सकता है? नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब इस प्लेस पर तो इस चार्ज को नहीं रखेंगे। उसी तरह यहाँ देखिए ये 4Q चार्ज इस Q चार्ज पे किधर फोर्स लगाएगा, इधर, और ये Q चार्ज भी किधर लगाएगा, इधर। दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए, ये इक्विलिब्रियम में होगा नहीं, क्योंकि इसका नेट कभी भी फोर्स 0 नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबिलिटी ख़त्म, ये पॉसिबिलिटी ख़त्म। यहाँ देखते हैं इस चार्ज Q पर ये जो Q है वो इधर फोर्स लगाएगा और ये इधर लगाएगा। इसका मतलब यहाँ बैलेंसिंग हो सकती है, तो यहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम आ सकता है। ठीक, अब इस पर कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए ये जो चार्ज है इस पर फोर्स लगा रहा है, इसको F1, और ये इधर लगा रहा है, इसको हमने मान लिया F2। दोनों निकाल लें और दोनों को इक्वेट कर लें। तो देखिए F1 इक्वल्स टू F2 फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज Q। F1 इक्वल टू क्या होगा, F2। F1 की वैल्यूज़ क्या होगी, सपोज के लिए ये डिस्टेंस x है, ठीक है, और ये ओरिजिनल जो डिस्टेंस थी ये मान लेते हैं हम लोग r था, तो इधर वाली डिस्टेंस कितनी आ जाएगी बेटा आपका, r - x। ठीक, अब F1 की वैल्यू देखिए ये चार्ज है, ये चार्ज है, और इसके बीच की डिस्टेंस है x, तो ये हो जाएगा k स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन x², और इधर आपका आ जाएगा k कैपिटल Q इंटू 4 स्मॉल q, और डिस्टेंस कितनी इसमें r - x होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लें, x की वैल्यू निकाल लें। देखिए q कैंसिल, k कैंसिल हो गया, ये q कैंसिल हो गया, ये q कैंसिल हो गया, इधर बचा क्या 4, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो r - x होल स्क्वायर इक्वल टू 4x², टेकिंग अंडर रूट, तो इधर हो गया r - x, इधर हो गया आपका 2x। हमें क्या निकालना है, x निकालना है, तो x इधर गया, तो ये हो जाएगा r इक्वल टू 3x। ठीक है, देखिए बोलिए r इक्वल टू 3x आ गया, और यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा r/3। इसका मतलब ये हुआ कि जो
तीसरा चार्ज कैपिटल क्यू है, इसको इस छोटे वाले चार्ज से कितने डिस्टेंस पर रखा जाए, r/3 पर, तो यह इक्विलिब्रियम में आ सकता है। ठीक, तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अभी ध्यान रखिएगा, ये पहले क्वेश्चन मैंने दोनों ये गिवन जो चार्ज है वो हमने सिमिलर लिया था, दोनों पॉजिटिव है, हो सकता है दोनों नेगेटिव भी, तब भी हम इसी तरह से निकालते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। और इसका दूसरा जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन को आप करते हैं। देखिए मैं डेटा चेंज नहीं कर रहा हूँ, सेम डेटा के साथ, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट सीखना है, तो डेटा तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, डेटा यही मैं रख रहा हूँ सेम। दूसरा क्वेश्चन इसका जो होगा, सेकंड प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या है, सेकंड क्वेश्चन ये कहता है, इधर लिखते हैं क्वेश्चन को, दो चार्जेस वही हैं आपके Q और 4Q। ठीक है, इस बार चार्जेस आपके जो है वो अलग नेचर के हैं, एक पॉजिटिव है और दूसरा क्या है आपका नेगेटिव लेंगे। तो चलिए इसको पॉजिटिव कर दिया और एक को हमने क्या कर लिया, नेगेटिव कर लिया। ठीक, अब आपसे ये सेम वही क्वेश्चन है, वेयर शुड द थर्ड चार्ज कैपिटल Q बी प्लेस्ड ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस सच दैट द चार्ज कैपिटल Q इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक, तो कहाँ पे रखा जाए इस थर्ड चार्ज को, फिर उसी तरह से तीन पॉसिबिलिटी लेते हैं हम लोग। एक यहाँ ले लेते हैं ए पॉइंट पर कैपिटल Q, दूसरा यहाँ पे ले लेते हैं बी पॉइंट पर कैपिटल Q, और एक इधर पॉइंट ले लेते हैं C, ABC, यहाँ कैपिटल Q। इस बार जो गिवन चार्ज है दोनों अपोजिट नेचर के, ये ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, वेयर शुड द थर्ड चार्ज कैपिटल Q बी प्लेस्ड ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस सच दैट द कैपिटल Q इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक, तो चलिए पहले यहाँ समझने की कोशिश करते हैं, या पहले यहाँ समझते हैं। देखिए ये जो पॉजिटिव चार्ज है, यह इस पॉजिटिव चार्ज पे किधर फोर्स लगाएगा, इधर, और ये नेगेटिव चार्ज इस पर किधर लगाएगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा, दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नेट फोर्स यहाँ कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। ठीक, दूसरा देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पर अगर यह कैपिटल Q चार्ज इस पे फोर्स इधर लगाएगा और ये नेगेटिव चार्ज इस पे फोर्स इधर लगाएगा, यहाँ पे लग रहा है कि बैलेंसिंग हो सकती है, लेकिन मैथमेटिकली ध्यान रखिएगा यह पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ पर भी नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। अभी आपको समझा दूंगा मैथमेटिकली, वैसे आप याद रखेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट अभी सिखाऊंगा। तो ये यहाँ पर तो ज़ीरो नहीं होगा, और मैथमेटिकली अभी मैं प्रूफ कर दूंगा। बात आती है यहाँ पे इस पॉइंट पे, देखिए ये चार्ज इसको इधर फोर्स लगाएगा F1 मान लीजिए, और ये चार्ज इस पे इधर फोर्स नेगेटिव लगाएगा F2। मान लीजिए इस छोटे वाले चार्ज से ये डिस्टेंस x है, तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r प्लस ये ओरिजिनल डिस्टेंस कितना लिया था हम लोगों ने पिछले भी क्वेश्चन में, r लिया था, तो अभी भी r ले लेना। तो ये कितना हो जाएगा आपका, r प्लस x। ठीक है, तो पहले तो ये आपको समझा दूँ ये क्यों पॉसिबल नहीं है, और पॉसिबिलिटी यहाँ होगी। ठीक है, या पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं इसको, फिर उसको मैं आपको समझाता हूँ। एट पॉइंट ए, फर्स्ट पॉइंट पे देखिए क्या है, ए पॉइंट पर F1 पहले निकालते हैं। F1 किसके बीच का फोर्स है बेटा, ये स्मॉल Q या कैपिटल Q, इधर फोर्स लग रहा है, तो ये आपका हो जाएगा F1 इक्वल टू F2। F1 की वैल्यूज कितनी होंगे, K, और स्मॉल Q कैपिटल Q अपान कितना हो जाएगा, x स्क्वायर। ध्यान देते रहिए, कैलकुलेशन कहीं गड़बड़ ना हो। और F2 की वैल्यूज हो जाएगी K, F2 किसके बीच का फोर्स है, देखिए यह F2 है, यहाँ कैपिटल Q है, और ये -4Q, और ये डिस्टेंस कितना हो गया आपका r प्लस x। तो ये हो गया कैपिटल Q इंटू 4 स्मॉल Q अपान डिस्टेंस कितना हो गया, r प्लस x का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ K कैंसिल, Q और Q कैंसिल, यहाँ बचा 4, ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो गया r प्लस एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट ले लीजिए दोनों साइड में, तो इधर हो गया r प्लस एक्स और इधर हो गया 2x। ठीक है, x को उधर ट्रांसपोज करिए, तो r बराबर क्या आ गया, x। इसका मतलब जो डिस्टेंस होगा वो है जो इन ओरिजिनल चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है, उतने ही डिस्टेंस पर ये आपका इधर आएगा। ठीक है, इसको समझिए ये क्यों पॉसिबल नहीं है, समझने की कोशिश करते हैं बेटा।
मान लीजिए इस फोर्स को मैं F1 लिख रहा हूँ और इसको लिख रहा हूँ F2, ठीक है। F1 को जरा निकालिए, F1 किसके किसके बीच का फोर्स है, ये चार्ज कैपिटल Q पॉजिटिव और ये आपका पॉजिटिव, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए स्मॉलर चार्ज से, सॉरी इस चार्ज से इसकी जो डिस्टेंस है, इस बार हम मान लेते हैं इसको x मान लेते हैं, ठीक। तो इसके और इसके बीच में फोर्स कितना लगेगा, देखिए यहाँ से यह फोर्स आपका F2 है, तो F2 इज इक्वल्स टू F1। क्या पॉसिबल है, पहले F2 निकाल लेते हैं। F2 की वैल्यू आ गई K 4Q इंटू Q अपान इसके बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई x, तो x स्क्वायर हो गया। F1 देखिए ये फोर्स है, F1 को निकालते हैं हम लोग। F1 इक्वल्स टू क्या आएगा, ये चार्ज है और ये चार्ज है, तो K स्मॉल q कैपिटल Q, इसके और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। अब देखिए यहाँ से ये x है और ये r था, तो r प्लस x हो गया होल स्क्वायर, ठीक। क्या ये F1 और F2 कभी भी मैथमेटिकली इक्वल हो सकते हैं, नहीं। कारण क्या है, जरा इसको और ध्यान से देखिए। इसको लिख सकता हूँ मैं 4 ब्रैकेट में K स्मॉल q कैपिटल Q अपान x स्क्वायर, ठीक। और ये दूसरा वाला फोर्स कितना देखिए, K स्मॉल q कैपिटल Q अपान r प्लस x होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका न्यूमरेटर इसके न्यूमरेटर से 4 टाइम्स है, 4 गुना बड़ा है, और डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है। इधर न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, इधर न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है। तो कभी भी ये जब डिवाइड करेंगे तो ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी कभी भी इक्वल नहीं हो सकती है। तो मैथमेटिकली ये वाला पॉइंट आपका क्या होगा, रॉन्ग है, तो ध्यान रखिएगा। अब इसमें याद क्या रखना है, अगर ध्यान दीजिएगा कि दोनों चार्ज सिमिलर नेचर है, कि जैसा कि पहले इसके पहले क्वेश्चन में कराया गया था, अगर दोनों चार्ज सिमिलर नेचर के हैं तो जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच में होगा, कहीं पे बीच में, मतलब मिड पॉइंट नहीं, वो लाइन पे कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। तो दोनों साइड में चेक करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो अगर सिमिलर नेचर के, ध्यान रखना आपको, अगर सिमिलर नेचर के, ये Q है, इधर मान लीजिए 9Q दिया है, ठीक है, सिमिलर नेचर के हैं तो हमेशा कहीं पे बीच में आएगा, इधर इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, याद रखिएगा। और अगर ये दोनों चार्ज अपोजिट नेचर के हैं, जैसे ये माइनस के, सपोज के लिए ये सिचुएशन है, ठीक है, तो इस तीसरे चार्ज को कहाँ पे रखेंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा स्मॉलर जो मैग्नीट्यूड है, सबसे छोटे मैग्नीट्यूड वाला चार्ज उसी की तरफ होगा, मतलब इधर आएगा हमेशा। समझ में आ रही बात। तो दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन पर और किधर होगा, बाहर की तरफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड की तरफ होगा, और बैलेंसिंग वहीं पर होगी। बाकी इस पॉइंट और इस पॉइंट पे फिर आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन इस पे और करते हैं हम लोग, नोट कर लीजिए इसको। देखिए तीसरा सवाल ये है, क्वेश्चन नंबर 3। मैंने आपको कहा था ये 3 क्वेश्चंस का ग्रुप है। एक सवाल को इधर लिखता हूँ, देखो सेम मैं डेटा ले रहा हूँ, कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये चार्ज हम लोगों ने क्यों लिया था, इधर -4 क्यों लिया था, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी ली थी हम लोगों ने, r लिया था। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, वेयर शुड द थर्ड चार्ज कैपिटल Q बी प्लेस्ड। अब आपको ये पता है कि कहाँ पे प्लेस करना है, ठीक है। क्वेश्चन ये है, फाइंड द, यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन को, फाइंड द नेचर, मैग्नीट्यूड एंड पोजीशन ऑफ थर्ड
चार्ज, ये दो तो गिवन ही है, तीसरे वाली चार्ज की बात की जा रही है। थर्ड चार्ज कैपिटल Q सच दैट होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। होल सिस्टम को तो ये भी होना चाहिए इक्विलिब्रियम में, ये भी होना चाहिए, तीसरा चार्ज ये भी इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। ठीक है, चलिए सवाल को करते हैं बेटा। अभी आपको बताया गया था कि ये तीसरा चार्ज है वो कहाँ पे रखा जाएगा। दोनों गिवन चार्ज कैसे हैं, अपोजिट नेचर के, तो जाहिर सी बात है वो वाला इधर कहीं रखा जाएगा, कैपिटल Q। ठीक, पहली चीज़ तो पता चल गया कि, और इसकी डिस्टेंस कितनी निकाली गई थी ये भी आपको पता है। ये डिस्टेंस कितना आया था, ये तो R था, तो ये X लिया गया था, X की वैल्यूज कितनी आई थी, R के इक्वल आई थी। अभी इसके जस्ट पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया गया था, तो मैं डायरेक्ट इसको लिख रहा हूँ। ये तो पता चल गया, इसमें तीन चीज़ें पूछी गई हैं, नेचर, मैग्नीट्यूड एंड पोजीशन। तो पोजीशन तो निकल गया इसका। ठीक, नेचर देखते हैं और मैग्नीट्यूड देखते हैं। नेचर के लिए अगर इसको पहले देखिए, ये नेचर का मतलब पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। अगर मान लीजिए इसको हम लोग पॉजिटिव मान लेते हैं पहले, ठीक है, अगर इसको हम लोग पॉजिटिव मानते हैं तो देखिए क्या होगा। अगर ये पॉजिटिव है, क्या ले रहे हैं हम लोग, अभी मान लेते हैं पॉजिटिव, तो ये चार्ज इस पे किधर फोर्स लगाएगा, इधर, और नेगेटिव वाला किधर लगाएगा, इधर। ये तो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम में आ गया। इसका इक्विलिब्रियम चेक करिए, यह पॉजिटिव है, इसको क्या करेगा, इधर रिपेल करेगा, और ये नेगेटिव है, ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्या यह इक्विलिब्रियम में होगा, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसका नेट कभी भी जीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब यह पॉजिटिव नहीं होगा, नेगेटिव होगा। ठीक, चलिए नेगेटिव पे भी आप चाहें तो चेक कर लेंगे, और इस पर बैलेंसिंग आ जाएगी आपकी, उसी तरह से जैसे मैंने आपको अभी समझाया है। तो ये पता चल गया कि इसका नेचर जो था वो कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, और इसका पोजीशन मैंने बता ही दिया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालिए कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए। अच्छा, गिवन क्या था आपके पास, ये और ये, तो इसका मैग्नीट्यूड जो निकालेंगे इसी के टर्म में निकालेंगे। चलिए कैलकुलेट करते हैं। फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज स्मॉल q। देखिए इसका जब इक्विलिब्रियम हम लोगों ने लिया था तो यह x इक्वल टू R आ गया था, पिछले क्वेश्चन में भी किया था। अब इसका इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाइए, इस चार्ज पर ये चार्ज किधर फोर्स लगाएगा। देखिए ये नेगेटिव था, तो इसका मतलब इधर लगाएगा F1, और ये जो है इसको इधर लगाएगा F2। F1 F2 को बैलेंस कर दीजिए, तो F1 आपका आ जाएगा K स्मॉल q कैपिटल Q अपान, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, R, तो R स्क्वायर। अब इसके बीच में देखिए ये F2 की वैल्यूज, तो कितना आ जाएगा ये K स्मॉल q इंटू 4q, और इसके बीच की डिस्टेंस R स्क्वायर। ठीक है, R स्क्वायर कैंसिल हो गया, K कैंसिल हो गया, और एक Q कैंसिल हो गया। इसका मतलब कैपिटल Q इक्वल टू क्या आना चाहिए, 4Q के इक्वल। ठीक, देख लीजिए कहीं कैलकुलेशन तो नहीं गड़बड़ है। ठीक है, कैपिटल Q इक्वल टू क्या आ गया, 4Q। बस फ़र्क क्या होना चाहिए, इसका नेचर क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। समझ में आ गई बात। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसमें तीन चीज़ें। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिए, अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने तो इसका इक्विलिब्रियम चेक कर लिया, इसका चेक कर लिया, इसका तो चेक ही नहीं किया। अब याद रखिए कूलम्स लॉ में क्या बताया गया था, एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। मतलब पूरे सिस्टम पे अगर इस पे फोर्स 2 न्यूटन इधर लग रहा है, इस पे 2 न्यूटन इधर लग रहा है, नेट फोर्स इस सिस्टम पे कितना होगा, 0। ठीक, तो ये तीन चार्जेस का आप समझिए सिस्टम है, इन दोनों पे नेट तो 0 हो गया, तो तीसरे वाले पे अपने आप क्या होगा, 0 होगा। तो इस पर चेक करने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो ये था आपका इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम, जो 3 क्वेश्चंस का पेयर है। अच्छा, इसमें जेई में क्वेश्चंस एडवांस में भी पूछे गए कि जैसे अब इसमें भी इक्विलिब्रियम में किस तरह का इक्विलिब्रियम, स्टेबल है कि अनस्टेबल है। अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम में तो आपने पढ़ा होगा एसएसएम में, स्टेबल इक्विलिब्रियम को ही हम लोग अलग से एक चैप्टर में पढ़ते हैं एसएसएम, जहाँ पर इसका अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो टाइम पीरियड निकालने के लिए पूछा जाएगा। तो टाइम पीरियड कैलकुलेट करना होगा। अगर
स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो टाइम पीरियड बताइए कि वो ऑसिलेट करेगा, फिर ऑसिलेट करेगा तो आपको बताना है कि उसका टाइम पीरियड क्या होगा। अभी क्वेश्चन इस पे करते हैं टाइम पीरियड पे 1-2 क्वेश्चन, लेकिन पहले थोड़ा सा आपको समझाते हैं। उसके 2 तरीके हैं इक्विलिब्रियम चेक करने के लिए। देखिए समझाता हूँ एक आसान तरीका पहले। बाकी पोटेंशियल एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट है कि पोटेंशियल एनर्जी को आप निकालिए, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है इसलिए उस पर मैं बोल नहीं रहा हूँ। पोटेंशियल एनर्जी निकालिए और पोटेंशियल एनर्जी को फिर क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। फिर सेकंड डेरिवेटिव मैथ का हेल्प लेते हैं मैक्सिमम और मिनिमा का, फिर सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं उसका, और उससे फिर चेक करते हैं कि इक्विलिब्रियम आपका स्टेबल है कि अनस्टेबल है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, लेकिन 1-2 छोटे-छोटे सवाल करते हैं। मान लीजिए ये एक चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है। ठीक है, इन 2 चार्जेस को कोशिश ये करते हैं कि चेक करने के लिए Q और दोनों का मैग्नीट्यूड Q ले लेते हैं और एक ले लेते हैं। तीसरा एक चार्ज है कैपिटल Q, मान लीजिए इसकी मिड पॉइंट पर, कहाँ पे है ये, मिड पॉइंट। ठीक, इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया जाता है। यार आपसे पूछा ये जा रहा है, जाहिर सी बात है मिड पॉइंट पर होगा तो इक्विलिब्रियम में होगा, ये भी डिस्टेंस तो ये डिस्टेंस बराबर, चार्ज बराबर तो इक्विलिब्रियम में होगा। आपसे क्वेश्चन पूछा यार कि इक्विलिब्रियम कैसा होगा, स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा। अगर इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया, कैसे चेक करते हैं, अगर इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर दें, देखिए यहाँ से मान लीजिए यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस कर दिया, कोई चीज़ स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होती है, क्लास 11th में वर्क और एनर्जी में आपने पढ़ा होगा एक ग्राफ ऐसा, ऐसे। अगर यहाँ पे एक बॉल रख दे, एक यहाँ और एक यहाँ, ये किसी एग्जाम्पल है, इसको स्लाइटली अगर मैं डिस्प्लेस कर दूँ तो फिर ये रिटर्न होकर के क्या आ जाएगा, रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा और ये अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। तो ऐसी इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या कहते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर दो तो क्या यहाँ रहेगा, नहीं, ये अनस्टेबल हो गया। ठीक है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, ये अनस्टेबल होता है, और ये क्या होता है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा वर्क और एनर्जी में। तो इसका मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम तब होगा कि अगर मैं इसको स्लाइटली इधर डिस्प्लेस करूं तो नेट फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगना चाहिए, जिसको रीस्टोरिंग फोर्स करते हैं, और फिर ये अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा और ये फिर ऑसिलेट करना शुरू करेगा। और स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो ऑसिलेट करेगा, तो इसका टाइम पीरियड निकालने के लिए आपसे पूछा जाएगा और अभी इसमें मैं क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, अब आप ये समझिए इसको स्लाइटली डिस्प्लेस किया तो फ़र्क क्या है। देखिए यहाँ पे पहुँच गया चार्ज, इस चार्ज और इस चार्ज के, अब चार्ज यहाँ पे आ गया Q, इसके बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, घट गई। तो यहाँ पे इसके बीच का फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। आपने पढ़ा F कूलम्स लॉ में 1/r², R बढ़ेगा तो F घटेगा, और R घटेगा तो F बढ़ेगा। तो इसका मतलब इसके बीच में जो रिपल्सिव फोर्स था वो इधर F1 मान लेते हैं, डिस्टेंस घटी तो ये फोर्स क्या हुआ, बढ़ा, ये बड़ा हो गया। ठीक, और इसके बीच का जो डिस्टेंस वो बड़ा हुआ, तो ये जो इधर का रिपल्सिव फोर्स था F2, ये क्या हो गया, घट गया, ये आपका छोटा हो गया। ठीक, इधर फोर्स बड़ा है और इधर छोटा, नेट किधर जाएगा, लेफ्ट में जाएगा। तो लेफ्ट में जाने के बाद आपने डिस्प्लेस किया था राइट में, रीस्टोरिंग फोर्स नेट किधर लगा, लेफ्ट में। इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम कैसा है आपका, स्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ में आ गई बात। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन, ये तो आपका होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। अभी इसका हम लोग टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे। ठीक, चलिए दूसरा सवाल करते हैं। अगर मान लीजिए सेम चार्ज है ये Q और ये आपका Q, तीसरा चार्ज मिड पॉइंट पर है। इफ वी स्लाइटली डिस्प्लेस द चार्ज Q along the line perpendicular to the line joining the charge Q and Q, then find out the equilibrium। इसको इस बार इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये है आपका। ठीक है, इस इधर हमने स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया, यहाँ कर दिया, मान लीजिए ये x इज़ वेरी स्मॉल, यहाँ ले आए। तो यह इक्विलिब्रियम पूछा जा रहा है कि स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। तो समझते हैं, अगर इसको स्लाइटली आपने ऊपर डिस्प्लेस किया तो ये चार्ज किधर फोर्स लगाएगा, देखिए ध्यान से, ये ज्वाइन किया आपने, ये फोर्स इधर लगेगा और ये वाला फोर्स किधर लगाएगा, इधर F2। इन दोनों का नेट या रिजल्टेंट किधर जाएगा बेटा, इनका रिजल्टेंट जाहिर सी बात है
ये दो फोर्सेज हैं तो इधर बीच में जाएगा। इसका मतलब आपने इसी डायरेक्शन में इसको डिस्प्लेस किया था और इसी डायरेक्शन में ही नेट फोर्स भी लग रहा है। तो इसका मतलब क्या, ये लौट करके दोबारा आएगा अपने पोजीशन पे? नहीं। तो ये इक्विलिब्रियम कैसा हो गया? अनस्टेबल। ठीक, एक क्वेश्चन और करते हैं। ये तो स्टेबल का हो गया, अनस्टेबल का हो गया। मान लेते हैं सेम क्वेश्चन को मैं ऐसे करता हूँ। देखिए, ये आपका Q था और ये आपका Q हो गया। देखिए यहाँ पे मिड पॉइंट पर फिर दोबारा मैंने इस बार -Q चार्ज रखा है। कैसा चार्ज रखा? नेगेटिव चार्ज। और इसको स्लाइटली इसके परपेंडिकुलर लाइन पर डिस्प्लेस कर दिया इधर, ये x डिस्टेंस यहाँ ला दिया -Q। अब आपने तो डिस्प्लेस किया, ऊपर फोर्स लगाया। अगर रिजल्टेंट फोर्स नीचे लगने लगे, नेट फोर्स, तो इसका मतलब यह इक्विलिब्रियम में स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अगर नहीं तो ये क्या होगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। समझते हैं? अब इस नेगेटिव चार्ज पर फोर्स किधर लगेगा? इधर। और इस पे किधर लगेगा? इधर। इसका रिजल्टेंट किधर आएगा? नेट फोर्स इधर आएगा। हमने डिस्प्लेस किया था ऊपर और ये नेट फोर्स किधर आ गया? नीचे। इसका मतलब फिर ये ओरिजिनली अपने पोजीशन की तरफ आएगा। रीस्टोरिंग फोर्स एक्सटर्नल फोर्स के क्या हो गया? अपोजिट हो गया। इसका मतलब यह इक्विलिब्रियम जो होगा वह होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक, अब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो अब इस पे सवाल ये आता कि फाइंड आउट इसमें और इसमें, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ SHM, या सिंपल आप कर सकते हैं फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द चार्ज -Q, और यहाँ पे क्या है आपका Q है। ठीक है, चलिए इस पे सवाल करते हैं। मतलब अब अगला चैप्टर कौन सा? अभी आपने किया था वर्क और एनर्जी पे क्वेश्चन किया। अब ये लास्ट आपका टॉपिक इस पे SHM से लिंक करता हुआ, फिर आपको पेंडुलम प्रॉब्लम कराएंगे, फिर आपको मैथमेटिक्स के फॉर्मूले जैसे AP GP किससे लिंक्ड क्वेश्चंस होंगे कूलम्स लॉ में। तो बहुत सारे चैप्टर्स को आप इस टॉपिक कूलम्स लॉ से जोड़ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन इस पे क्या टाइम हुआ पता नहीं, कितने देर हो गया वीडियो का, पता चला कट ना जाए।